भाभी जी, अमन भैया, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले, जब आप अपने कपड़े पहन रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं होता आपको? हाँ, ये देखिए, अच्छी है ना वीडियो? डिलीट कीजिए नहीं तो। अरे ऐसे कैसे डिलीट मार दें? हाँ, अभी आपने सब कुछ दिखाया है तो हम भी तो कुछ दिखाएंगे। तो पहली बार था सर, और मैं अब हर बार मौका ढूंढता था। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं वहां पहुंच जाता था। हमने उनको ब्लैकमेल जरूर किया था, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया। बाकी के 2 बच्चों को क्यों छोड़ दिया? सर हम सच कह रहे हैं, बच्चे को और भाभी को मैंने नहीं मारा। ये सब किसने किया मुझे नहीं पता। लेकिन तनु को पता है, उसने देखा था तुझे। घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? मतलब उनके भैया और भाभी उनके दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन हमें तो पता है कि भैया भाभी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैडम, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात से, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी जहर बन जाता है। करुणा भाभी प्रभात को अपने बच्चे की तरह समझती थी, रज्जी को भी फूलों की तरह रखती थी करुणा भाभी। लेकिन फिर तन्नू के जन्म के बाद करुणा भाभी ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। कभी कभी तो यही समझ नहीं आता था कि बच्चे की माँ रज्जी है या फिर करुणा भाभी। बस यही बात रज्जी को खलने लग गई। हमें पता है कि जब प्रभात ने अलग होने की बात की थी तो दोनों भाइयों में काफ़ी कहासुनी हुई थी। जी बिल्कुल मैडम, करुणा भाभी की तबीयत फिर बिगड़ने लग गई, उन्हें दौरे से पड़ने लग गए। सुबोध भैया ने उनका इलाज कहाँ कहाँ नहीं करवाया। लेकिन फिर दोनों भाइयों के बीच में एक समझौता हुआ कि करुणा भाभी कभी कभी बच्चों से मिलती रहेगी। थोड़ा समय लगा, लेकिन करुणा भाभी ने इस समझौते को स्वीकार लिया। सर जमशेदपुर से कोई खास खबर नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि प्रभात ने वहाँ पे घर किराए पे लिया था जहाँ वो शिफ्ट होने वाला था। हाउस ओनर नेबर से भी बात की पर कुछ अनयूजुअल मिला नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ करुणा और सुबोध ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़ के जाएं। करुणा जी, सुना है वो अपनी ममता में इतनी बेकाबू हो गई थी कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़कर न जाए, इसलिए आपने टोने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया था। देखिए, जितना जल्दी सच बोलेंगे ना उतना बेहतर रहेगा तुम दोनों के लिए। सर, हम अपना करुणा को टूटते हुए नहीं देख सकते थे सर। इसमें हमारा जान बसता है, और अगर ये मां नहीं बन सकती है तो इसमें इसका क्या गलती है सर? और क्या किया है इसने? बस बच्चा लोगों को प्यार किया है ना सर। आप बताइए, बच्चा लोगों को प्यार करना कोई कानूनी जुर्म होता है क्या? और सर, बात सिर्फ उनके यहाँ जाने की नहीं थी। तनु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, उसे नजर लग गई थी और वो बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं काला जादू करूंगी तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। आखिरी बार जब प्रभात तुमसे मिलने आया तब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी? नहीं सर, हम अपना भाई से कभी लड़ ही नहीं सकते थे। वो तो थोड़ा कहासुनी हो गया था। प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। वो सब भूल गया था सर, वो सब कुछ भूल गया था जो हम उसके लिए किए थे। वो बस हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, और इसीलिए तुमने उसकी जान ली। उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया जिससे तुम्हारी पत्नी को लगाव था, लेकिन उस मासूम बच्चे की जान ले ली जिसे रज्जी ने अपने करीब रखा था। और फिर अपने बदले की आग में तुमने रज्जी की लाश के साथ भी। क्या बोल रहे हैं सर आप? कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, हमने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है। इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर तनु इनके ही घर में रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके डर से वो कुछ नहीं कर रही? अनीश, वो उनकी गाड़ी में, सिर्फ शक के बिना पर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर भी उन पर 24 घंटे नजर रखो। कमाल है, हर कोई ऐसा कह रहा है कि हत्याकांड के कुछ दिनों पहले से ही तनु अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने छोटे भाई के लिए सर पे चोट, मतलब वैसे ही जैसे रज्जी और उसके बच्चे को मारा, लेकिन मर्डर के लोकेशंस अलग अलग हैं। जिस जंगल में प्रभात की लाश मिली
हो सकता है किलर ने प्रभात को उसी जंगल में मारा, वहाँ डंप किया और फिर प्रभात के घर चला गया। इसका मतलब है मनीष कि वो दोनों बचे हुए बच्चों को भी मारने की कोशिश करेगा। हमें तनु के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। उसकी मानसिक स्थिति इस वारदात के पहले कैसी थी, उसका बिहेवियर, उसके दोस्त, सब कुछ। सर पूछताछ में पता चला है कि सुबोध ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जबकि हमें अभी ही प्रभात की डेड बॉडी मिली है। कोई हादसा हुआ था क्या? मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिससे वो डर गई थी। नहीं सर, तनु के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन छोटू के दोस्त के साथ एक दुर्घटना जरूर हुई थी। क्या हुआ था? छोटू के दोस्त को सांप ने काट लिया था और बेचारे की डेथ हो गई थी। नाम क्या था उसका? रोहन। तनु, छोटू, सुनिए, आपने तनु और छोटू को देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चले गए। स्कूल स्टाफ का कहना है सर कि छोटू के फ्रेंड रोहन की मौत सांप के काटने से हुई थी, जबकि रोहन के नेबर्स का तो कुछ और ही कहना है। क्या मतलब? उनका कहना है कि रोहन ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली थी। क्या? जी सर। लेकिन एक 8 साल का बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? सर, रोहन के नेबर्स का ऐसा मानना है कि रोहन को शायद स्कूल में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तनु ने रोहन के साथ गलत होते हुए देख लिया हो और इसीलिए वो छोटू को अपने पास ही रख रही थी? हाँ बोलिए। हेलो सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे सर। हमने हर जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिल रहे सर। आप प्लीज हमारे बच्चे। सर मैं बताता हूँ सर, मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मारिए मत सर। चल बोल। सर मैं स्कूल की कैंटीन में चीजें सप्लाई करता हूँ, बस मेरी एक ही गंदी आदत है सर, उसी में फंस जाता हूँ सर। सर ऐसे ही एक दिन मुझे रोहन मिल गया, फिर मौका था तो सर मैंने फिर, लेकिन फिर अचानक से ज्यादा जरूरी है, हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। अमन, सुबोध और धर्म, ये हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। अमन और धर्म सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट में आते हैं और वो हमारी हिरासत में। अमन और धर्म ने बाकी सारी चीजों को मान लिया है, लेकिन ट्रिपल मर्डर से साफ इनकार कर दिया है। फॉरेंसिक भी धर्म के फेवर में है। किसी ने भी उसे प्रभात के घर आते जाते देखा नहीं है, यहाँ तक कि उसकी फोन की लोकेशन भी वहां की नहीं है। ये रैंडम किलिंग भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि प्रभात को उसके घर में नहीं मारा गया। इसका मतलब साफ है, प्रभात को मारने वाला उसको और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। बिल्कुल, उसने पहले प्रभात को मारा होगा और फिर वो उसके घर गया होगा। रात का वक्त था, इसलिए जाहिर है सब लोग सो रहे होंगे और इसलिए वो दीवार फांदकर, कुंडी तोड़कर घर में घुसा होगा। उसे कहीं विश्वास था कि तनु और छोटू कुछ नहीं बता पाए, इसलिए रज्जी और छोटे बच्चे को मारने के बाद वो उन दोनों के पीछे भागा नहीं, ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बल्कि मरी हुई रज्जी का रेप करने लगा। ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला घर में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के फितूर को शांत करने आया था। अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्टिवेट करो, खबरियों की मदद लो और ये जानने की कोशिश करो कि उनकी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसकी सेक्सुअल दरिंदगी की हिस्ट्री हो। ओके सर। ओके सर। वैसे तो बहुत नौटंके आते ही इधर साहब, पर एक बेवड़ी ने ना हमारी नाक में दम कर रखा था। ऐसा क्या करता है वो? पता नहीं कहाँ से सांप सेक्स बढ़ाने की दवा खाकर आता था, फिर हमारी लड़कियों को इतना परेशान करता था ना, अरे मारता था, पीटता था, गला तक दबाता था। हमने तो अपनी लड़कियों को समझा दिया साहब कि अगर ज्यादा परेशान करे ना तो ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे मर गई, पर साला तब भी नहीं मानता था, अरे डेड बॉडी से भी करने को तैयार हो जाता था। सेक्स के लिए पागल है साला। इस लीड पे काम करो, हो सकता है कि इसका कोई रिश्ता हो इस ट्रिपल मर्डर से। यस सर, हमने हर कोठे पे अपने आदमी प्लेस कर दिया, वहाँ के लोगों को भी कह दिया है कि जैसे ही वो आए हमें इशारा कर दें।
समीर शेख, अमन का बड़ा भाई। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चल बोल। अमन ने मुझे रज्जी के साथ वाला वीडियो दिखाया था। रज्जी बहुत सुंदर थी। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, भले ही एक रात के लिए सही। तन्नू ने जब पता किया कि उसके छोटे भाई के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो वो अपने भाई को बचाने की कोशिश में लग गई। दोनों ने सेम गलती की, बात को छिपा कर रखी। अगर रज्जी ने आवाज उठाई होती या तन्नू ने भी आवाज उठाई होती ना, तो या तो यह हादसा होता ही नहीं, या फिर कातिल बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। और रही बात समीर की, तो वो न सिर्फ अपनी सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवाइयों का डबल डोज ले रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को गलत दवाइयां देकर एक जिंदा लाश बनाकर रख रहा था, ताकि वो अपने सेक्सुअल इरादों को उसके साथ जी सके। हर बीमारी का इलाज होता है, अगर सही समय पर पहचान ली जाए तो। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को छिपाने के बजाय उसे शेयर करें, सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो बड़े से बड़ा हादसा होने से मुश्किल से एक महिला ऐसी होती है जो इन यातनाओं के खिलाफ आवाज उठाती है। बाकी औरतें चुप रह जाती है, क्योंकि वो अपने अत्याचारियों पर वित्तीय, भावनात्मक या शारीरिक तौर पर निर्भर होती है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। गिरा। साले, चले, साले, अरे बहुत चर्बी चली जाएगा मुझे। मारो साले को, मारो, मारो। सुन, अब यहाँ आया ना तू, तो तुझे काट काट के ना कुत्ते को खिला देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। आप लेटिए, मैं बाम लेकर आती हूँ। कितनी बार कहा है कि भारी सामान मत उठाया कीजिए। वर्कर लोग काहे के लिए रखे हैं? ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और 10 दिन घर पे बैठना पड़ गया ना, तब पता चलेगा आपको। समझाइए अपने पापा को, क्योंकि इनसे ज्यादा समझदार तो आप हैं। थोड़ा आराम मिला? हाँ, आराम तो तुम्हारे हाथ लगाते ही मिल जाता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्लिनिक खोल लेते हैं। पेशेंट्स आएंगे, हम बस टच करेंगे और फीस ले लेंगे। खूब कमाई होगी और फिर हम उससे अपना एक नया बंगला ले लेंगे। सुनो, जितना टच करना है ना हमको कर लो, ठीक है? किसी और को किया ना बहुत बुरा होगा। तुम तो एक पर्सनल डॉक्टर हो ना। अच्छा। हाँ, और एक बंगले की बात, तो तुम्हारे लिए ना माल खरीदे। टीम को बुलाओ, मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। ओके सर। आपके रिश्तेदार थी वो? हाँ सर, हमारे छोटे भाई की पत्नी सर। लगता है उनको किसी ने नींद में ही मार दिया है, और उस बच्चे को भी। लेकिन अभी कल ही तो प्रभात भैया घर आए थे। आप? हाँ, हमारी पत्नी है सर। सर, हमको अपने भाई प्रभात का और दो छोटा बच्चे का चिंता हो रहा है सर। वो पता नहीं कहाँ गए। आप कुछ कह रही थी कि प्रभात कल रात को घर आया था? हाँ हाँ सर। क्यों? सर, वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर जमशेदपुर जाने वाली थी। बस आखिरी बार इसलिए मिलने आया था सर वो। शर्म आनी चाहिए आपको भैया, कितनी नीच सोच है आपकी। हम आपका करनी पकड़ लिए तो हम नीच हो गए। ए प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना, इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। गिनना आती है आप लोगों से। खैर, जा रहे हैं शहर छोड़ के कल। जो करते मेरे करिए। तो उसके बाद आप लोगों की कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, मैं कहीं भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है। बैग के बाद लगेज भी वहीं का वहीं है। ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी चोरी हुआ है। इसका मतलब है जिसने भी मारा है वो मारने के इरादे से ही आया था। मकसद चोरी नहीं बल्कि इनका मर्डर ही था। मनीष, उस लड़की ने जरूर कुछ न कुछ देखा है। उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर खून के छींटे। सवाल ये उठता है कि वो घर के बाहर पीछे वाले जंगल में कैसे पहुंचे, और उससे भी अहम सवाल ये है कि उनका बाप कहाँ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ उनके बाप नहीं? इस वक्त कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते। सर, यकीनन लड़की के स्टेटमेंट से बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन वो काफी सदमे में है। अभी उससे कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। कविता, उन दोनों बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजो। यस सर।
सर क्या बोले डॉक्टर? वैसे दोनों बच्चे अभी ठीक हैं, शारीरिक रूप से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है। क्योंकि तनु जब हमें जंगल में मिली तब उसके चेहरे पर और कपड़ों पर खून के छींटे थे। तनु और उसका छोटा भाई दोनों उसी कमरे में थे, पर किलर ने उनको नहीं मारा। मेरा मतलब सर, 2 चश्मदीद गवाहों को जिंदा छोड़ दिया। या तो किलर उनको जानता होगा और वो उनसे इतना प्यार करता होगा कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता होगा, यानी कि उनका बाप। या फिर किलर ने उनको देखा ही नहीं होगा और तनु ने समझदार सर हम गुस्से में थे उससे। सर वो लड़की इतनी पागल हो गई थी कि मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। सर ऐसा लग रहा था कि वो जान ले लेगी उसकी। एक बाप अपने बेटे का खून देखेगा ना तो गुस्सा तो आएगा ना। और उसी गुस्से में तुमने उसी तरह से उसकी माँ और उसके भाई का सर फोड़ दिया। सर आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जब से मेरे बेटे का सर फटा है ना सर, मैं उसके पास ही हूँ, उसको छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। शहर छोड़ के कहीं मत जाना और जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाना। सर प्रभात एक ग्रोसरी शॉप चलाता था मार्केट एरिया में, आमदनी ठीक ठाक थी। उसको आखिरी बार सुबोध के घर से निकलते देखा गया था। ये प्रभात और सुबोध के बीच में बनती थी। कुछ टाइम पहले तक दोनों फैमिली साथ में रहती थी, फिर रज्जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फैमिली बढ़ गई तो प्रभात अपनी पत्नी के साथ किसी अलग जगह पे शिफ्ट हो गया। तो पैसों का या पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा? नहीं सर, किसी पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा नहीं। सुबोध राजकीय विद्यालय में टीचिंग करता है और प्रभात के दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और दोनों की पत्नियां? रज्जी हाउसवाइफ थी सर। सबका कहना है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। और सुबोध की पत्नी करुणा आयुर्वेदिक नुस्खे बेचती है और बनाती है, मोस्टली शौकिया तौर पर। दोनों के आपस में कोई अनबन नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चरण है जिसके पास ये मर्डर्स का मोटिव है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी एकदम क्लियर है, वो घर में ही था। जब तक ये प्रभात नहीं मिल जाता या फिर तनु कुछ बोलती नहीं, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। ये हो गई तुम्हारे लिए दवाई तैयार। लो लो, पियो 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 पियो, शाबाश। लो और पियो। ये इसे नहीं, तुझे पीना चाहिए। अरे अमन, तू कब आया? जब तू अपनी बेचारी का रोना रो रहा था। मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, अपनी खुशबू के साथ। देख रहा हूं मैं कितना खुश है तू। शादी करके घर बसाना चाहता था, सुंदर सुशील पत्नी चाहिए थी तुझे, और ससुराल वालों ने पकड़ा दिया ये डैमेज पीस। ए, तमीज में रहो, समझे? मेरे तमीज में रहने से क्या तेरी किस्मत बदल जाएगी? मुझे देख, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बंदिश। सुबह से लेकर शाम तक ऐश करता हूँ और रात को डबल ऐश करता हूँ। देख अमन, जब तक तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना। तुम में से अमन कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, 1 भी महीना ऐसा नहीं था कभी मेरी तनख्वाह देरी हुई हो। अच्छे इंसान थे मतलब हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। उसकी वाइफ को कितने अच्छे से जानते हो तुम? मैं मिला हूँ, 3-4 बार उनसे मिला हूँ। प्रभात भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। मेरे घर पे देना है। तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है ना, उसके लिए साड़ी है। उसको तोहफा देने के बाद उसके चेहरे बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ना, इसमें प्रभात का कोई हाथ हो ही नहीं सकता है। सर, या तो प्रभात खुद ही कोई मुसीबत में फंस गया है या वो रज्जी के पास। सर रज्जी के फोन से कुछ मीडिया डिलीट किया गया था, उसे रिट्रीव किया जा रहा है। रज्जी और प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। इनको ना तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, ना ही इन्होंने किसी को कॉल किया है। इनफैक्ट सिर्फ 2 कॉल्स प्रभात को दुकान से आए थे, बाकी सारी कॉल्स उनके आपस में ही हैं। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तनु के कपड़े पे जो खून के छींटे थे उसका भी फॉरेंसिक एनालिसिस आ गया। सर वो रज्जी के खून के छींटे थे। इसका मतलब है जब मर्डर हुआ तब तनु 100% वहीं थी। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आया जैसा हमने सोचा था। सर क्राइम सीन पे जो पत्थर मिला था, सर मर्डर उसी पत्थर से किया गया है, लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए रिट्रीव नहीं हो पाया। सर रज्जी पे 4 से 5 बार उस पत्थर से वार किया गया है और बच्चे पे 1 बार। इसका मतलब है मारने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। सर इसी वजह से पत्थर पे इतना ज्यादा खून था कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया। और कुछ अनयूजुअल? यस सर, रज्जी के साथ रेप भी हुआ था, लेकिन उसके मरने के बाद। व्हाट? लाश के साथ रेप? मतलब नेक्रोफिलिया? मतलब ये बंदा मुर्दों के साथ सेक्स करता था?